और जब सीलमपुर जाफराबाद में मुस्तफाबाद में दंगे हुए, ना जाने कितने मकानात जला दिए गए, मस्जिदें जला दी गई, कितने लोग वहां पर जवान लोगों के गोलियां मार दी गई, तब ओवैसी साहब कहां थे? वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे। मुस्तफाबाद की जितनी मस्जिदें शहीद की गई थी, हर मस्जिद के अंदर राहुल गांधी खड़ा हुआ था, खुद फिजिकली खड़े हुए थे कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लीडरशिप खत्म की गई। चाहे शहाबुद्दीन हो, उनको का एक तरह से मर्डर किया गया और अतीक अहमद का सरेआम गोलियों से छन्नी कर दिया गया। आजम खान जेलों में पड़े हुए और न जाने कितने मुसलमान लीडर जो थे, जो कौम और मिल्लत के दुख दर्द में आवाज बनते थे और ईमानदारी से काम करते थे, उन्हें खत्म कर दिया। ओवैसी साहब में क्या सुर्खाब के पर हैं असदुद्दीन ओवैसी में? बीजेपी ने तो कहा नहीं कि हमारे अंडर में पुलिस है, हम शाहीन बाग को 24 घंटे में खाली करवा देंगे। अरविंद केजरीवाल बोल रहा था ये जुबान जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आपको याद है ना कि उसने क्या कहा था कि मुझे चंद घंटों के लिए दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं शाहीन बाग को खाली करवा दूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है? इसके कोरोना जिहाद मुसलमानों ने चलाया मरकज से, उसने मरकज को जिम्मेदार ठहराया केजरीवाल ने। कभी बीजेपी ने मरकज को जिम्मेदार नहीं ठहराया। आप कैसे कह रहे हैं? कौन आरएसएस और बीजेपी की जुबान बोल रहा था? दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले जब कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, तो अरीबा उस टाइम कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी और यहाँ पर एमआईएम ने कैंडिडेट उतारा था, आम आदमी पार्टी ने उतारा था। और ओवैसी साहब इस हल्के में 2 बार खुद आए थे। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में यहाँ पर आए थे, लेकिन वो एक भी कैंडिडेट को ना जीता पाए और ना वो सेकंड पोजीशन पे उनका कैंडिडेट रहा। और हमने ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उस टाइम पे भी, चाहे जाकिर नगर वार्ड हो, चाहे ये अबुल फजल वार्ड हो, दोनों जगह से कांग्रेस ने सीटें निकाली थी, है ना। इसलिए हम ओवैसी साहब के बारे में ये बात कहना चाहते। देखिए, शफाउर माइनस में शफाउर रहमान बात करना चाहता हूँ। वो मेरा छोटा भाई है, मेरे दिल के बहुत करीब है शफाउर रहमान, और मैं उसकी इज्जत भी करता हूं और उसकी फैमिली की भी करता हूं, उसकी अहलिया की भी करता हूं, और मैं शफाउर रहमान को माइस कर। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की तारीख में शफाउर रहमान ही नहीं बल्कि तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 40,000 मुसलमान बच्चे, जवान बच्चे, उन फिरका परस्त ताकतों ने उन्हें जेलों में डाल रखा है। उन बच्चों को सबसे पहले जरूरत है लीगल एड की, कानूनी सहायता की, कानूनी मदद की। क्योंकि कोई भी जिन पे झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, जो 4-4, 5-5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, वो इलेक्शन लड़के उन पे वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे। उन्हें जरूरत है कानूनी मदद की, और इसलिए शफाउर रहमान को सबसे पहली जरूरत है। अगर आप उसके हमदर्द हैं, उसकी फैमिली से हमदर्द हैं, और हम ये मानते हैं कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो सबसे पहले शफाउर रहमान को लीगल मदद करने की जरूरत है। अब आता हूं मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि देखिए, शाहीन बाग में सीए-एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ। तमाम कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सेकंड ग्रेड वाला हाई कमांड शाहीन बाग में प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे सीएनआरसी का हुआ, तमाम कांग्रेस के लीडर्स वहां मौजूद रहे। जामिया पे भयंकर लाठीचार्ज किया, बच्चे सैकड़ों जख्मी हुए। होली फैमिली पहुंचे तो कांग्रेस का तमाम लीडरशिप होली फैमिली में मौजूद थी। ओवैसी साहब उस टाइम कहां थे भाई? मैं पूछना चाहता हूं। जब सीएनआरसी के ऊपर जातियां हो रही थी तो ओवैसी साहब तो हैदराबाद थे ना। और जब सीलमपुर जाफराबाद में मुस्तफाबाद में दंगे हुए, ना जाने कितने मकानात जला दिए गए, मस्जिदें जला दी गई, कितने लोग वहां पर जवान लोगों के गोलियां मार दी गई, तब ओवैसी साहब कहां थे? वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे।
मुस्तफाबाद की जितनी मस्जिदें शहीद की गई थी, हर मस्जिद के अंदर राहुल गांधी खड़ा हुआ था, खुद फिजिकली खड़े हुए थे। सीलमपुर पे राहुल गांधी खड़े हुए थे, तब ओवैसी साहब कहां थे भाई? मैं पूछना चाहता हूं आप, मेरा एक ये कहना है कि जहां आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, देखिए कांग्रेस, अगर बीजेपी किसी को अपना मेन अपोजिशन में मानती है, अपना नंबर 1 दुश्मन मानती है, तो वो वाहिद और वाहिद कांग्रेस पार्टी को मानती है। जब उसको जरूरत पड़ती है कि हमें कहीं जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती है जो वोट काटू पार्टियां हैं। जहां आके, जैसे अगर गुजरात में जरूरत पड़ी तो केजरीवाल पहुंचे कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, हरियाणा में अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी ने वहां पर केजरीवाल को भेज दिया और वहां वोट काट के कांग्रेस को हरवा दिया। बिहार में, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं और आपके बीच में भी बिहार के लोग होंगे। आपको पता है कि 5 साल पहले, 4.5 साल पहले जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो ओवैसी साहब ने कितनी सीटें हरवाई वहां पर, फिर बीजेपी को कायम करवा दिया। तो ये एक बात मैं आपसे एक बात कह के ओवैसी साहब का चैप्टर क्लोज करूंगा। कांग्रेस पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप अरविंद नहीं केजरीवाल लगा रहे हैं। नहीं नहीं, अब आप बात तो सुनिए, बात तो मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लीडरशिप खत्म की गई, चाहे शहाबुद्दीन हो, उनको का एक तरह से मर्डर किया गया, और अतीक अहमद का सरेआम गोलियों से छन्नी कर दिया गया। आजम खान जेलों में पड़े हुए, और न जाने कितने मुसलमान लीडर जो थे, जो कौम और मिल्लत के दुख दर्द में आवाज बनते थे और ईमानदारी से काम करते थे, उन्हें खत्म कर दिया। ओवैसी साहब में क्या सुर्खाब के पर हैं असदुद्दीन ओवैसी में, जो वो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, हैदराबाद के सबसे बड़े बिल्डर हैं, लैंड माफिया भी कहलाए जाते हैं। ना तो आज तक ईडी ने उनके घर रेड डाली, ना उनके यहाँ कभी सीबीआई पहुंची, ना कभी ओवैसी साहब के इनकम टैक्स पहुंचा, और उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई। मुसलमानों की मजबूत आवाज भी तो है वो। तो क्या आजम खान मुसलमानों की आवाज नहीं थे? उनकी यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दी उन्होंने, कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको बर्बाद कर दिया। आजम खान की फैमिली को बर्बाद कर दिया। तेलंगाना में कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की बात, ईडी कांग्रेस के अंडर में नहीं आती ना, मैं ईडी की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात करता हूँ। नहीं, मैं वहां पर भी उन्होंने कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश करी, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। तो यहाँ दिल्ली के अंदर ओखला का वोटर बहुत दानिश्वर है, समझदार है, वो समझता है, वो हाँ। आपकी लड़ाई किससे है ओखला में? ओखला की बात किया जा रहा है। देखिए, हम तो ये मानकर चल रहे हैं, और आप इसके देख लीजिएगा कि हमारी फाइट बीजेपी से ओखला के अंदर है। हम किसी को अपनी फाइट में ही, मैं नहीं कह रहा, आप कल या परसों से जामिया नगर के लोगों के बीच में जाइएगा, आप ये महसूस करेंगे, खुद ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं अरीबा की फाइट बीजेपी से। हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ 60% मुसलमानों का वोट है, और 40% हिंदूज का वोट है, हिंदू भाइयों का, और 5% पोलिंग जो होती है उसका रेशो है वो मुसलमानों का ज्यादा होता है। इसलिए हम 65% हो जाते हैं और वो 35% रह जाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, मोदी की हवा में भी, क्योंकि ये यहाँ काम चलाया जाएगा कि बीजेपी जीत ना जाए, मोदी की हवा में भी 60,000 को कभी बीजेपी क्रॉस नहीं करेगी। मैक्सिमम जो है हमारे हिसाब से आज की तारीख में उनका कैंडिडेट 50,000 वोट लेकर जा रहा है, इससे ऊपर हमें बीजेपी से। आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचाए, हम देश बचाएंगे। तो उन्हें क्यों परेशानी हो रही है कांग्रेस से? आप वो तो गठबंधन से निकालने की बात कर रहे हैं कांग्रेस को, आप परेशानी उन्हें है, हमें नहीं है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी सवाल करता हूं तो बीजेपी उसका जवाब देती है, इसका मतलब 60 गांठ हो गई दिल्ली में। एक बात बता दिए, बीजेपी ने तो कहा नहीं कि हमारे अंडर में पुलिस है, हम शाहीन बाग को 24 घंटे में खाली करवा देंगे। अरविंद केजरीवाल बोल रहा था ये जुबान जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आपको याद है ना कि उसने क्या कहा था कि मुझे चंद घंटों के लिए दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं शाहीन बाग को खाली करवा दूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, इसके कोरोना जिहाद मुसलमानों ने चलाया, मरकज से
उसने मरकज को जिम्मेदार ठहराया केजरीवाल ने, कभी बीजेपी ने मरकज को जिम्मेदार नहीं ठहराया। आप कैसे कह रहे हैं? कौन आरएसएस और बीजेपी की जुबान बोल रहा था? उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा कि मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और जो मरकज के अंदर रुके हुए हैं, जो बेचारे फंस गए थे, लॉकडाउन लग गया था, उनको उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये क्या आरएसएस बीजेपी ने कहा था? कौन काम कर रहा था मुसलमानों के खिलाफ? और पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल उसने बनाया मुसलमानों का कोरोना जहाज चला के, ये बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी बहुत से मसाइल पे मुसलमानों की जिम्मेदार है, लेकिन ये इल्जामात ठोकने में सबसे पहले केजरीवाल मौजूद था। आज मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, 2 इलेक्शन हो गए, वो मुसलमानों से वोट मांगने आया? आपको याद है? वो ओखला आया? नहीं आया। वो मटिया महल गया? नहीं गया। वो बल्ली महाराज गया? नहीं गया। वो सीलमपुर गया? नहीं गया। वो मुस्तफा, पिछले 2 इलेक्शन की बात कर रहा हूं। क्यों? क्या उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? मुसलमान मजबूरी है उसका। अरविंद केजरीवाल मजबूरी था। लेकिन मुसलमान जिताते तो है ना, 2 बार से देखिए, मुसलमान बहुत जज्बाती कौम है, और जज्बात में कभी कभी फैसले गलत हो जाते हैं, और चाहे मैं हूं चाहे कोई और हमारा मुस्लिम भाई हो, जब हम जज्बात में आकर कोई फैसला करते हैं तो उसका जरूरी नहीं है कि वो कई बहुत सोचा समझा फैसला हो और उसके नताइज। आप देख लीजिए नताइज, अगर आप आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे थे तो उसने आपको कभी अहमियत नहीं दी, कभी मुसलमानों के इश्यूज पे उसने इस बार मुसलमान क्या करेगा ओखला का? ओखला का आप देख लीजिएगा, आप नताइज देख लीजिएगा। कारपोरेशन में भी तो ये कह रहे थे, कारपोरेशन में भी केजरीवाल के लोग, आम आदमी पार्टी के ये लोग रहते कि जब एमपी एमएलए में वो 5,000 वोट लेकर गए थे, तो काउंसलर में तो ये 200 300 लेकर आएंगे। तो हमने 2 वार्डों में, मुस्लिम डोमिनेटेड जो वार्ड हैं, उनमें हमने आम आदमी और एमआईएम का क्या हशर करा, आपको याद होना चाहिए। 2 साल पुरानी बात है। अरीबा खुद कैंडिडेट से मुसलमान जो है गलत फैसले ले रहा है। मैं गलत की बात नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात पे गौर करिए। क्या होता है कि मुसलमान कौम हमेशा से जज्बाती रही, और जज्बात में कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं। अगर आप दूरअंदेशी से फैसला लेंगे तो उसके नताइज ज्यादा पॉजिटिव निकलते हैं बनिस्बत जज्बात में आकर। और मुसलमानों ने पिछले 2 इलेक्शनों में जज्बात से थोड़ा फैसला लिया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा।